दोस्तों फिर से स्वागत है आपका स्टेज वाइब्स 518 हॉरर सीरीज में। आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान की उस वीरान हवेली में जिसे लोग हंटिड मैंशन कहते हैं। यहाँ पिछले 100 साल से कोई इंसान रात गुजार नहीं पाया और जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। आयुष कैमरे की ओर देखकर ये लाइनें बोल रहा था। उसके पीछे उसके 3 दोस्त रीमा, करण और समीर खड़े थे। चारों की आंखों में उत्सुकता तो थी, लेकिन डर भी साफ झलक रहा था। हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे आधे टूटे हुए थे और उन पर जंग की परत जमी थी। हवा के साथ दरवाजे हिल रहे थे और उनकी चर्रर्र की आवाज सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। रीमा ने धीमी आवाज में कहा, आयुष, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ का माहौल ही अजीब है। करण ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ओहो रीमा, तू तो छोटी सी हवा से भी डर जाती है। देखना, अंदर कुछ नहीं निकलेगा, बस जाले और चूहे होंगे। लेकिन समीर, जो कैमरे पर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, बुदबुदाया, मुझे तो सच में लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। हवेली के चारों ओर वीरानी थी, टूटी हुई दीवारें, खंडहर बने कमरे और झाड़ियों से घिरे रास्ते। हवा में धूल और सरांध की गंध फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहाँ इंसानी कदम नहीं पड़े। आयुष ने साहस जुटाते हुए दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा जोर की चर्रर्र आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। चारों ने अपनी टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली का हॉल बहुत बड़ा था। ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं, फर्श पर टूटे कांच, बिखरे बर्तन और धूल की मोटी परत। एक कोने में बड़ा सा झूमर टूटा हुआ पड़ा था। रीमा ने कांपते हुए कहा, इतनी बड़ी हवेली और इतनी वीरान, सोचो यहाँ कितने लोग रहते होंगे। आयुष ने पेंटिंग की तरफ इशारा किया। वह पेंटिंग हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह चौहान और उनके परिवार की थी। उसमें ठाकुर, उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी खड़ी थी। तीनों के चेहरे बेहद गंभीर थे। करण ने हंसते हुए कहा, ये लोग तो वैसे ही डरावने लग रहे हैं जैसे फोटो नहीं भूत खींच लिया हो। तभी समीर चौंक गया। उसने कैमरे की स्क्रीन पर ध्यान दिया और बोला, दोस्तों देखो, पेंटिंग में लड़की की आंख से खून टपक रहा है। सभी ने पेंटिंग की तरफ देखा। सचमुच तस्वीर में छोटी लड़की की आंख से लाल धब्बे नीचे गिर रहे थे। रीमा चीख पड़ी और पीछे हट गई। एहे भगवान, ये क्या है? आयुष ने कैमरा सामने कर दिया। दोस्तों, आपने देखा, यह है इस हवेली का पहला रहस्य। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, सभी डर के मारे उछल पड़े। रीमा ने घबराकर कहा, आयुष, हमें बाहर निकलना चाहिए। लेकिन आयुष बोला, अब हम लौटे तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, हमें सब रिकॉर्ड करना होगा। करण ने टॉर्च इधर-उधर घुमाई। तभी उन्हें ऊपर सीढ़ियों पर किसी औरत का साया दिखा। लाल रंग की साड़ी, लंबे खुले बाल और हाथ में चूड़ियों की खनक। सभी के गले सूख गए। समीर कांपते हुए बोला, दोस्तों वो कौन है? औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे हवा में तैर रही हो। रीमा चीख उठी, आयुष, ये भूत है, चलो यहाँ से। लेकिन आयुष का कैमरा उस औरत पर टिका हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सन्नाटा गहरा गया। दोस्तों की सांसें तेज हो गईं। औरत वहीं खड़ी थी, पर उसकी परछाई फर्श पर नहीं दिख रही थी। करण ने हिम्मत करके कहा, हम बस देखने आए थे। औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने सिर झुकाकर फुसफुसाया, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। हवेली का दरवाजा अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। बाहर की हवा की सनसनाहट थम गई थी और अंदर का सन्नाटा और भी डरावना हो गया था। चारों दोस्तों के दिल की धड़कनें तेज थीं। रीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके हाथ कांप रहे थे। करण का चेहरा भी पीला पड़ गया था, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था।
समीर का कैमरा अब भी ऑन था और उसकी लाल बत्ती अंधेरे में किसी नन्ही आंख की तरह चमक रही थी। आयुष बार बार कैमरे में बोलता जा रहा था, मानो अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए। उसने कहा, दोस्तों आपने देखा ना, ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ सच में कुछ है। हम ये सब आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि दुनिया सच्चाई देख सके। सीढ़ियों से उतरती वह औरत अब हॉल में आ चुकी थी। उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वह तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी साड़ी लहर रही थी और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके होठों पर जो मुस्कान थी, उसमें स्वागत नहीं बल्कि मौत का वादा छिपा था। रीमा चीख पड़ी और पीछे हटने लगी। आयुष ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भागने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें बचना है तो हमें इसका सामना करना ही होगा। अचानक उस औरत की नजर समीर पर पड़ी। उसने हाथ उठाया और समीर का कैमरा खुद ब खुद उसके हाथ से उड़कर जमीन पर जा गिरा। कैमरे की स्क्रीन फूट गई, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू रही। कैमरे की स्क्रीन पर अब वही औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह असल में उनके सामने खड़ी नहीं थी। असल में वह हॉल के एक कोने में गायब हो चुकी थी, मगर कैमरे में उसकी परछाई अब भी दिख रही थी। करण ने घबराकर कहा, ये क्या हो रहा है? कैमरे में तो वो दिख रही है पर यहाँ नहीं। रीमा ने रोते हुए कहा, ये सब श्राप है, ये सब उसी ठाकुर के कर्मों का फल है। उनकी सांसें थम सी गईं जब हॉल की दीवारों से अचानक खून की धार बहने लगी। खून धीरे धीरे फर्श पर फैलने लगा और फर्श पर कुछ आकृतियां बनाने लगा। सबकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। आकृतियां धीरे धीरे इंसानी चेहरों में बदल गईं और हर चेहरा मौत के डर से चीखता हुआ दिख रहा था। आयुष ने कांपती आवाज में कहा, ये सब उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें यहाँ मारा गया। तभी हवा में एक जोरदार आवाज गूंजी, मानो किसी ने सीधा उनके कानों में चीख मारी हो, तुम सबको वही भुगतना होगा जो हमने झेला। रीमा ने डर से आयुष की बांह पकड़ ली। समीर कांपते हुए बोला, चलो तहखाने की तरफ चलते हैं, शायद वहाँ कोई रास्ता हो बाहर निकलने का। चारों किसी तरह हिम्मत जुटाकर तहखाने की ओर बढ़े। सीढ़ियाँ टूटी फूटी थीं और नीचे जाते ही बदबू का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। वहाँ अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी धुंधली पड़ गई। तहखाने में पहुंचकर उन्हें एक पुरानी लकड़ी की मेज मिली। उस पर धूल से ढकी एक डायरी रखी थी। आयुष ने उसे उठाया और खोला। पन्ने पुराने थे और उन पर खून के धब्बे भी लगे हुए थे। उसमें ठाकुर रणवीर सिंह की लिखावट थी। आयुष ने पढ़ना शुरू किया। उस रात मैंने अपनी पत्नी और बेटी की बलि दी। तांत्रिक ने कहा था कि इससे मैं अमर हो जाऊंगा, पर मैंने गलती की, बलि अधूरी रह गई और उनकी आत्माएं यहाँ बंध गईं। अब ये हवेली उनकी कैदखाना है और जो भी यहाँ आता है वो उनके श्राप का शिकार हो जाता है। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, इसका मतलब ये औरत ठाकुर की पत्नी है, उसकी आत्मा अब भी यहाँ है और हम उसकी कैद में फंस गए हैं। करण ने गुस्से में कहा, उस ठाकुर की गलती का दंड हमें क्यों मिल रहा है? हमें बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी अचानक हवा का झोंका आया और डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। पन्ने वहीं रुक गए जहां लिखा था, इस हवेली से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आत्माओं को उनकी अधूरी बलि पूरी करनी होगी। जब तक उनका क्रोध शांत नहीं होगा, कोई यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। यह पढ़ते ही सबके चेहरे पर हवेली की खौफनाक सच्चाई साफ हो गई। तभी अचानक करण चीख पड़ा। सबने देखा कि लाल साड़ी वाली औरत पीछे से आकर उसकी गर्दन पकड़ चुकी थी। उसकी उंगलियां करण की त्वचा में धंस रही थीं और उसकी आंखें जलते कोयले जैसी चमक रही थीं। समीर और आयुष ने मिलकर करण को खींचने की कोशिश की, लेकिन औरत की ताकत इतनी थी कि करण की सांस रुकने लगी। उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंज गई। रीमा चिल्लाई, छोड़ दो उसे, भगवान के लिए छोड़ दो। लेकिन औरत की हंसी गूंज उठी, एक आत्मा मेरे लिए काफी नहीं है, तुम सबको यही मरना होगा। और अगले ही पल करण का शरीर हवा में उठा
और जोर से दीवार से टकराया। उसके होंठों से खून बह निकला और उसकी आंखें स्थिर हो गईं। वह वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। रीमा की चीख गूंज उठी। आयुष और समीर उसे देखकर सुन्न रह गए। करण अब उनके साथ नहीं था। औरत ने हंसते हुए कहा, एक चला गया, अब बाकी 3। करण का शव तहखाने की ठंडी जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो मौत के बाद भी वह डर के बोझ से मुक्त नहीं हो पाया हो। रीमा जोर जोर से रो रही थी और उसके आंसू लगातार बह रहे थे। आयुष और समीर स्तब्ध खड़े थे। कुछ ही पलों पहले तक उनका दोस्त जिंदा था और अब उसकी लाश उनके सामने पड़ी थी। हवेली की दीवारें जैसे उनकी चीखों को निगल रही थीं। हर कोने से अजीब सी गूंज उठ रही थी, मानो हवेली खुद इस मौत का जश्न मना रही हो। समीर ने कांपती आवाज में कहा, आयुष, अब हमें निकलना होगा। ये हवेली हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आयुष की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी जिद थी। उसने कहा, नहीं, हमें करण की मौत बेकार नहीं जाने देनी चाहिए। हमें सच पता लगाना ही होगा। ये हवेली क्यों सबको मारती है? जब तक ये पता नहीं चलेगा हम बाहर भी नहीं जा पाएंगे। रीमा ने गुस्से और डर से चीखते हुए कहा, आयुष, क्या तुम्हें अभी भी अपने चैनल और रिकॉर्डिंग की पड़ी है? तुम्हारे इस शौक ने करण की जान ले ली। अब बस करो, हमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तभी हवेली के ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने भारी सामान जमीन पर फेंका हो। धूल उड़ने लगी और तहखाने की दीवारों से फिर से खून टपकने लगा। हवा में फिर वही औरत की आवाज गूंजी, तुम्हें सच जानना है तो लोग खुद देख लो। तभी तहखाने के बीचों बीच अचानक जमीन पर आग का घेरा बन गया। आग से उठता धुआं धीरे धीरे एक दृश्य बनाने लगा। सबकी सांसें थम गईं, क्योंकि धुएं में उन्हें 100 साल पुरानी घटना दिखाई देने लगी। ठाकुर रणवीर सिंह अपने कमरे में खड़ा था। उसके सामने उसकी पत्नी लाल साड़ी में खड़ी थी और उनकी छोटी बेटी रो रही थी। ठाकुर के हाथ में तलवार थी और कमरे में एक काला तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। तांत्रिक कह रहा था, राजा साहब, जल्दी करो, बलि पूरी करो, वरना आत्माएं अधूरी रह जाएंगी। ठाकुर की पत्नी रोते हुए कह रही थी, तुम पागल हो गए हो रणवीर, अपनी ही बेटी को मार दोगे। लेकिन ठाकुर ने उसकी चीखों की परवाह नहीं की। उसने बेटी को जबरदस्ती पकड़कर तांत्रिक की वेदी पर रखा। तभी पत्नी ने बीच में आकर अपनी जान दे दी। खून चारों ओर फैल गया और बेटी वहीं बेसुध हो गई। तांत्रिक डर के मारे भाग गया, क्योंकि बलि अधूरी रह गई थी। पत्नी की आत्मा हवेली में कैद हो गई और बेटी की आत्मा भी यहीं बंध गई। ठाकुर कुछ ही दिनों में पागल हो गया और गायब हो गया। धुआं छंटते ही दृश्य गायब हो गया, लेकिन चारों पर सच्चाई का बोझ साफ महसूस हो रहा था। रीमा ने सिसकते हुए कहा, इसलिए ये औरत हमें मार रही है। उसने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा अब हर इंसान से है। समीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो हमें क्या करना होगा? हम इससे कैसे बचेंगे? आयुष ने धीरे धीरे कहा, डायरी में लिखा था कि इन आत्माओं को शांति देने का एक ही तरीका है, उनकी अधूरी बलि पूरी करनी होगी। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम में से किसी को बलि चढ़ाना होगा। यह सुनकर रीमा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने डर से कांपते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? हम में से कोई अपनी जान कैसे दे सकता है? अचानक हवेली में जोरदार हवा चली और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसी पल वो औरत फिर सामने आ गई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका चेहरा गुस्से से भरा था। उसने हॉल की छत की तरफ इशारा किया। वहां से धीरे धीरे रस्सियां लटकने लगी, जैसे हवेली खुद उनकी बलि की तैयारी कर रही हो। समीर ने घबराकर कहा, वो चाहती है कि हम खुद ही एक दूसरे को मार दें। रीमा चीख पड़ी, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। आयुष ने गहरी सांस ली और कहा, तो शायद यही सच है। हवेली से बाहर निकलने के लिए हमें बलि देनी ही होगी, लेकिन हम यह फैसला खुद करेंगे, हवेली नहीं। उस रात तीनों ने तहखाने में
छुपकर बचने की कोशिश की, मगर हर बार जब वे कहीं भागने का सोचते, दीवारें बदल जाती, दरवाजे बंद हो जाते और हवेली उन्हें वापस उसी जगह पहुंचा देती। धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह खुद एक जीवित आत्मा है। घंटों बीत गए, रीमा की हालत बिगड़ने लगी थी। उसके होंठ सूख गए थे और आंखों में डर का साया और गहरा हो गया था। उसने आयुष की ओर देखा और कहा, अगर बलि देनी ही है तो तुम दोनों जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अब और नहीं लड़ सकती। समीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं रीमा, तुम अकेली नहीं हो, हम सब मिलकर कोई और रास्ता ढूंढेंगे। लाया करण की मौत की वजह भी मैं ही हूँ। अब यह मेरा फर्ज है कि मैं तुम दोनों को बचाऊं, और वैसे भी मेरी ये रिकॉर्डिंग हमेशा सबको बताएगी कि हवेली की सच्चाई क्या है। इतना कहकर उसने डायरी उठाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली कांपने लगी। लाल साड़ी वाली औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से की जगह संतोष दिख रहा था। उसने आयुष का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ आग की तरह जल रही थी। आयुष दर्द से चीख पड़ा, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। रीमा और समीर चिल्लाते रहे, लेकिन उनके पैरों के नीचे से अचानक जमीन खिसक गई और उन्हें हवेली के बाहर धकेल दिया गया। अंदर हवेली की चीखें गूंज उठी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और फिर सन्नाटा छा गया। रीमा और समीर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने होश संभाला तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणों में हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन अंदर सिर्फ राख बची थी। आयुष कहीं नहीं था। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वे जानते थे कि आयुष ने अपनी बलि देकर हवेली की आत्माओं को मुक्त कर दिया। अब वह हवेली हमेशा के लिए वीरान रहेगी, लेकिन उसमें अब कोई चीख, कोई हंसी, कोई परछाई नहीं होगी। रीमा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, आयुष, तुम्हारा बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। तुमने हमें बचा लिया और इस हवेली को भी शांति दे दी। समीर ने कैमरे की टूटी स्क्रीन उठाई। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। आयुष मुस्कुराते हुए कह रहा था, दोस्तों, अगर आप ये देख रहे हैं तो याद रखना, यह स्टेज वाइब्स 518 और सीरीज का आखिरी एपिसोड है। सच्चाई हमेशा डर से बड़ी होती है। अलविदा।